साथियों नमस्कार। साथियों, हमेशा की तरह शहरीकरण और शहरीकरण के मुद्दों से जुड़े हुए नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित ये चैनल अर्बन अफेयर्स विद पीके में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूँ पीके श्रीवास्तव और मैं हमेशा की तरह आपके लिए, शहर में रहने वाले नागरिकों के लिए, जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए मैं आज पुनः एक वीडियो ले आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को साथियों बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि जब शहरीकरण बढ़ रहा है जिस प्रकार से और लोग शहरों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, लोग गाँव से, छोटे कस्बों से शहर में आना चाहते हैं। लोग बेहतर जीवन शैली के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं। रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो जब लोग शहरों में आते हैं तो उनके सामने जो पहली चुनौती होती है वो है आवास की। हर आदमी चाहता है कि उसका अपना घर हो, अपना फ्लैट हो, अपना लैंड हो, अपनी जमीन हो, अपना छत हो। तो इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन भर के जो अर्जित धन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करता है। तो साथियों, जब आप अपने जीवन के बहुत बड़ी अर्निंग का भाग जिस काम के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें देखिए कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कहीं उसमें कोई धोखा तो नहीं है, कहीं उसमें कोई फ़रेब तो नहीं है कि आप कल को आज प्लॉट आपने खरीद लिया और कल आप फँस जाएँ कि साहब ये तो प्लॉट ही गलत है, यहाँ का लेआउट नहीं सैंक्शन है, किस एरिया में है वो। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं आज डिस्कस करूँगा साथियों। तो साथियों, आप मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने से मैं लेकर शुरू करता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ की क्लैरिटी हो, ताकि आप जब भी कोई निर्णय लें, तो आपके निर्णय में कोई दुविधा ना हो। इसलिए मैं वीडियो उसी उद्देश्य के साथ में बनाता हूँ। साथियों, आज का विषय है प्रिकॉशंस, डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन फॉर परचेजिंग प्लॉट इन अर्बन एरिया, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। शहरी क्षेत्र में भूखंड क्रय करते समय जानें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं और किन किन बातों का रखना है ध्यान, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। तो साथियों, ये हमारा विषय है आज। अब साथियों, जब आप लैंड खरीदें तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि उस प्लॉट की लोकेशन क्या है। अब आप पहले जो शहरी क्षेत्र है उसका थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि शहरी क्षेत्र में कौन कौन से एरिया होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं जो कि शहरी क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहला होता है कोर म्युनिसिपल एरिया, यानी जो नगर निगम या नगर पालिका का क्षेत्र होता है, कोर एरिया, जो शहर का सबसे पुराना और जो कहते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, वो हमेशा कोर एरिया होता है, जो कि विद इन म्युनिसिपल लिमिट होता है। दूसरा है एक्सटेंडेड म्युनिसिपल एरिया। अब आप देखिए कि आपने जो भी नगर निगम है या नगर पालिकाएं हैं, जब उसमें विकास होता है, शहरीकरण बढ़ता है, तो जो नगर पालिका के आसपास के लगे हुए गांव होते हैं, कुछ सालों के बाद वो नगर पालिका या नगर निगम में उनका मर्जर हो जाता है। वो नगर पालिका और नगर निगम सीमा में वो गांव मर्ज हो जाते हैं, तो वो कहलाता है एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड म्युनिसिपल एरिया का महत्व क्यों है, इसकी चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो सुविधाएं हमारा कोर म्युनिसिपल एरिया में है, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, सीवेज हो, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं, वो को एक्सटेंडेड म्युनिसिपल एरिया में पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि अभी 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 हाल में शामिल हुआ है, तो यहाँ पे वो सारी सुविधाएं पहुंचने में थोड़ा समय लगेगी। तो इसलिए आपको जानना आवश्यक है कि जो आप प्लॉट ले रहे हैं वो कहाँ पर है। अब एक और चीज़ समझिए कि जो म्युनिसिपल एरिया होता है वो एक ढंग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होता है। वहाँ पे एक नगर पालिका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे निर्वाचित नगर पालिका या नगर निगम का बोर्ड होता है, जिसमें अगर नगर निगम है तो मेयर है, वार्ड हैं, उसके पार्षद हैं, और नगर पालिका है तो चेयरमैन है, वहाँ भी वार्ड और पार्षद हैं। तो एक ढंग से स्टेचुटरी बॉडी कहलाती है। दूसरा है डेवलपमेंट एरिया या डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया, या अगर जहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, छोटा छोटा कुछ शहर है, तो रेगुलेटेड एरिया हो सकता है। तो इस डेवलपमेंट एरिया बड़ा होता है, उसमें म्युनिसिपल एरिया भी शामिल होता है, एक्सटेंडेड म्युनिसिपल एरिया सहित, और आसपास के जो गांव होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, टेक्निकली डेवलपमेंट एरिया में एक तो म्युनिसिपल एरिया हो गया,
दूसरा ग्राम पंचायत हो गया। तो आप जो प्लॉट लेने जा रहे हैं, तो अगर वो म्युनिसिपल एरिया में है या ग्राम पंचायत में पड़ रहा है, भले ही डेवलपमेंट एरिया में हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले एरिया में है, लेकिन टेक्निकली उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्या है, म्युनिसिपल एरिया है या ग्राम पंचायत है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो पहला हो गया लोकेशन का। दूसरा है कि जो आप लैंड खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो भी एक्सटेंडेड एरिया होता है या खासतौर पर जो ग्राम पंचायत जो डेवलपमेंट एरिया में जो ग्राम पंचायत का पार्ट होता है, वहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड होती है। तो जब भी एग्रीकल्चर लैंड जो डेवलपर होते हैं या बिल्डर होते हैं या प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि किसानों से एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं और फिर उसको जो सेक्शन 80 है यूपी रेवेन्यू कोड 2006, ये पुराना सेक्शन 143 कहा जाता था, उसमें वो कन्वर्ट करा लेते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड में। तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो लैंड आप परचेज करने जा रहे हैं, भले ही वो ग्राम पंचायत में पड़ता हो टेक्निकली, लेकिन वो उसका कन्वर्जन हुआ कि नहीं एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में। फिर अगला है कि जो प्लॉट है जो आप खरीदने जा रहे हैं, उसका लैंड यूज क्या है, इसका डिटेल में आगे समझाऊंगा। फिर है अगर कुछ आपने डेवलपर से आप कोई प्लॉट ले रहे हैं जो उसने किसी हाईवे के पास या किसी रिंग रोड के पास या किसी एक्सप्रेस हाईवे के पास उसने बड़ी सी लैंड खरीदी, उसने वहाँ पे प्लॉटिंग की, एक ढंग से टाउनशिप टाइप का बनाया। तो जो वो प्लॉट हैं, उस प्लॉट का उस पूरे एरिया का लेआउट प्लान पास है कि नहीं उस संबंधित विकास प्राधिकरण से, और जो आपका प्लॉट के अप्रोच रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान, ये एक मोटी मोटी बातें हैं। अब मैं आपको ये देखिए, मैंने एक मैप में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो ये जो बीच का एरिया है ना, ये होता है म्युनिसिपल एरिया यानी कोर एरिया। अब जब पहले कोर एरिया देखिए जो लाल में है, फिर बाद में जब विस्तार हुआ एक्सटेंडेड एरिया हुआ तो ये पीला वाला, ये देखिए पीला पीला जो ये म्युनिसिपल एक्सटेंडेड एरिया। फिर उसके बाद जो ये बैगनी कलर में है ये डेवलपमेंट एरिया है, उसमें कुछ म्युनिसिपल एरिया भी का भी जुड़ा हुआ है, बाकी उसके बियॉन्ड भी है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो लैंड ले रहे हैं वो टेक्निकली किस एरिया में है। और जो विकास होता है नॉर्मली, जो जो लोग लैंड ज़्यादा परचेज करके इसकी प्लॉटिंग करते हैं, वो शहर से जो भी किसी मुख्य रोड पे, जैसे सुल्तानपुर रोड है अगर लखनऊ की हम बात करें, फैज़ाबाद रोड, कुर्सी रोड, सीतापुर रोड, हरदोई रोड, मोहान रोड, कानपुर रोड, रायबरेली रोड, तो उसके आसपास की जो लैंड है उस पर सबसे ज़्यादा शहरीकरण टाइप का विकास होता है, जो कि लोग लैंड लेकर पे प्लॉटिंग करते हैं और उसका लेआउट पास भी कराते हैं। लेकिन आपको देखना है कि कितने लैंड का लेआउट उन्होंने पास कराया है, और जो उस पूरे जो उनकी जो टाउनशिप है, वो जो पार्ट आपको बेच रहे हैं वो पार्ट उसका लेआउट वहाँ से पास है कि नहीं प्राधिकरण से, ये चेक करना जरूरी है। इसी प्रकार देखिए एक उदाहरण है, लखनऊ का एक ओल्ड नगर निगम क्षेत्र है और ये जो ये पीला पीला है ये एक्सटेंडेड एरिया है। इसी तरह का एक और उदाहरण है, ये जो पीले रंग में है कोर सिटी है, ये जो वायलेट कलर में है ये एक्सटेंडेड है, और जो ये बाहर का है ये डेवलपमेंट एरिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो हमने बताया ना जो लैंड कन्वर्जन, तो ये धारा 80 है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की, जो पुरानी हमने बताया आपको वो 143 था। तो इसमें एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन देके ये वो मांग की जाती है एप्लीकेंट के द्वारा कि हमारे इस जमीन का प्रयोजन कृषि के लिए नहीं उपयोग में आ रहा है, अतः इसको कन्वर्ट कर दिया जाए नॉन एग्रीकल्चर लैंड में। ये ध्यान रखिएगा कि वो केवल नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो रही है, रेजिडेंशियल में नहीं कन्वर्ट हो रही है। लोग बहुत बार कहते थे हमारा रेजिडेंशियल हो गया, वो उसका उपयोग केवल एग्रीकल्चर लैंड से खत्म हो गया, और जो लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड है जहाँ खतौनी जो मिलती थी और वहां से हट गया उसका नाम। तो इसलिए ये जानना आवश्यक है, और उसके आप कागज देख लीजिए कि ये कन्वर्ट हुआ या नहीं, उसके बाद ही आप लैंड परचेज करने जाएं। अब इसका देखिए किसानों के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो उनका फायदा क्या है कन्वर्ट कराने के लिए।
किसानों की जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो बिकती है हेक्टेयर में, उसकी कोई जो मार्केट वैल्यू होती है बहुत अधिक नहीं होती है, केवल एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से उसका मार्केट वैल्यू कम होता है। लेकिन जैसे ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आता है तब उसी की प्लॉटिंग होती है और वो जो जो रेट है वो पर स्क्वायर मीटर में बिकता है, तो उसका रेट बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि अच्छा, अगर कभी ये लैंड एक्वायर हुई मान लीजिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो जो अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका जो मुआवजा मिलेगा वो भी आपको मार्केट रेट में स्क्वायर मीटर में मिलेगा किसान को, जो जिसकी भी ज़मीन है। और अगर कृषि एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका फिर वही हेक्टेयर वाला रेट मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड का रेट मिलेगा। इसके अलावा अगर हाउसिंग लोन लेना हो मान लीजिए, तो एग्रीकल्चर लैंड पे हाउसिंग लोन नहीं मिलता। नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे जो कन्वर्ट हो गई है उस पर हाउसिंग लोन मिलना आसान होता है। अगर कभी भविष्य में चकबंदी होनी होगी तो जो अगर कन्वर्ट हो गया है लैंड नॉन एग्रीकल्चर में तो वो चकबंदी फ्री हो जाता है, उसमें चकबंदी नहीं होगी। और इसका म्यूटेशन भी जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो कन्वर्ट हो गई, इसका म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया उसका म्यूटेशन भू राजस्व के अभिलेखों में नहीं हो। अब देखिए, फिर मैंने जो बताया था आपको कि केवल एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट हो गया नॉन एग्रीकल्चर लैंड, यह पर्याप्त नहीं है। ये केवल उतना ही तक सीमित था कि अब इसका एग्रीकल्चर लैंड के रूप में उपयोग नहीं हो रहा है। जो मुख्य बात देखने वाली है कि जो लोकल आपका विकास प्राधिकरण है या रेगुलेटेड एरिया है, वहां पर इस लैंड का मास्टर प्लान के अनुसार लैंड यूज क्या है। अब लैंड यूज में मुख्य रूप से क्या होता है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपका मुख्य मतलब जो नॉर्मली जो आवास बनाने के लिए लेते हैं उनका है रेजिडेंशियल से। तो आप ये देखिए कि जो जमीन आप जहां ले रहे हैं वो उस प्राधिकरण के जो विकास प्राधिकरण का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान में उस लैंड का लैंड यूज क्या है। वो जो जो आपका एसडीएम कोर्ट से जो सर्टिफिकेट मिला है वो केवल इस बात का है कि ये लैंड एग्रीकल्चर यूज में अब नहीं है, और वो सेक्शन 80 के तहत वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो गई। मैं बार बार समझा रहा हूं ताकि आपको एकदम से इसकी क्लैरिटी हो जाए। आपको जो जिस भी एरिया में आपका मकान है, प्लॉट लेने जा रहे हैं, अगर वो डेवलपमेंट एरिया में है, विकास प्राधिकरण क्षेत्र में है, वो चाहे म्यूनिसिपल लिमिट में हो चाहे म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर किसी ग्राम सभा में हो, बट अगर वो विकास क्षेत्र में आता है तो आपको लैंड यूज देखना पड़ेगा। अगर आपने गलत लैंड यूज का प्लॉट ले लिया तो ये हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। फिर अगला है फिर लेआउट। अगर आप किसी डेवलपर से कोई उसने पूरा वहाँ डेवलप कर रहा है कोई प्लॉटिंग करके कि इसमें कह रहा था अब इतना रोड है, इतना पार्क है, बहुत सारी चीज़ें उसमें यूटिलिटीज़ के लिए ज़मीन छोड़नी पड़ती है। नॉर्मली अगर कोई डेवलपर किसी ज़मीन को डेवलप करके प्लॉट बेच रहा है तो 55 to 60% लैंड उसको रोड, यूटिलिटीज़, पार्क में छोड़ना पड़ता है, और करीब 40 या 45% लैंड ही वो बेच सकता है फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज़ या प्लॉटिंग करके। तो ये आपको देखना होगा कि जो उसने आपके सामने सड़क की चौड़ाई बता रहा है वो एज पर जो लेआउट में पास हुआ है उसके हिसाब से है कि नहीं मौके पर, ये आपको चेक करना होगा। और ये देखिए, अगर आप किसी डेवलपर की ज़मीन ले रहे हैं तो उसके देखिए उसका रेरा में, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है कि नहीं, अगर किसी आप डेवलपर से ज़मीन ले रहे हैं तो। अब देखिए अगला जो चरण है, लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्लॉट। अब ये लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्लॉट क्या होता है, जो प्लॉट की टाइटल डीड है इसको आपको चेक करना है। तो आप ये देखिए कि उसकी टाइटल डीड में क्लियर है कि नहीं, उसका जो ओनरशिप है इसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट तो नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि उस प्लॉट के मान लीजिए जितनी बार बिका है वो, मान लीजिए 5 बार बिका है वो, तो जो लास्ट सेलर होता है जिससे आप खरीद रहे हैं उसके पास सारी रजिस्ट्री होनी चाहिए, कोई भी रजिस्ट्री मिस नहीं होना चाहिए। लिंक अगर मिसिंग है तो माने कुछ गड़बड़ है। मान लीजिए अगर 5 बार बिकी है तो पांचों रजिस्ट्री की कॉपी उस जो लास्ट सेलर है जिससे आप खरीद रहे हैं उसके पास होना चाहिए। और रजिस्ट्री को आप पढ़ लीजिए जिसमें क्लियर कट उसका एरिया, चौहद्दी
और ये भी है कि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है उस लैंड के ऊपर, वो सब चेक करना बहुत आवश्यक होता है। और एक ढंग से ओनरशिप हिस्ट्री देखना होता है। जो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है, ये इस बात का है कि उस लैंड के ऊपर किसी प्रकार का लोन तो नहीं है, किसी ने बैंक से लोन उस लैंड को ही मॉर्गेज रख दिया है, गिरवी रख दिया हो और उस लोन उठा लिया हो, और पता लगा अभी वो रिलीज नहीं हुआ वो जो मॉर्गेज है, और आपने लैंड खरीद लिया, तो फिर आप फंस गए। बैंक फिर आपसे पकड़ेगा आपको, भैया इस पर इतने लाख रुपए का लोन है, आप दीजिए। तो भैया आप इसको रजिस्ट्री ऑफिस से ये क्लियर कर लीजिए कि सारे तरह के जो लैंड इज फ्री फ्रॉम एनी लीगल और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, भाई मॉर्गेज है, लोन है, किसी कोर्ट केस में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं। आप थोड़ा सा देखिए, जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप खुद भी देख लीजिए, चाहे तो किसी लॉयर को लगा दीजिए जो कि ये सब चीज़ें चेक कर लेगा। अब देखिए, कभी कभी होता है कि जो ज़मीन जिससे आप क्रय करते हैं वो या तो ओरिजिनल जो मालिक होता है, या कभी कभी वो मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, वो एक ढंग से अधिकृत करता है कि आप हमारे बिहाफ पे ज़मीन की रजिस्ट्री करिए। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी का भी एक डीड होता है जो सब रजिस्ट्रार के यहाँ बनता है, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो प्रॉपर और वैलिड है कि नहीं। अगर आप ना खुद चेक कर पाएँ तो वहाँ भी किसी वकील की आप मदद ले सकते हैं, या वो संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस जाके चेक कर लीजिए कि भैया ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो यहीं से जारी हुआ है कि नहीं, वो भी आप करें। चेक फॉर गवर्नमेंट एक्विजिशन प्लान्स, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज़मीनें होती हैं जो खासतौर पे जो हाईवे के आसपास रहती हैं, एक्विजिशन का यानी भूमि का अधिग्रहण का प्लान सरकार का होता है, या विकास प्राधिकरण का, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी का चौड़ीकरण होना है, या कुछ यहाँ पे कोई प्लान आना है। तो ये चेक कर लीजिए कि जो आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट एक्विजिशन प्लान का हिस्सा तो नहीं है। तो आप कहाँ से चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप जो है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कलेक्ट्रेट में, उसका देखिए जहाँ पे लैंड एक्विजिशन है, जो लैंड एक्विजिशन सेक्शन है, वहाँ जाके आप पता कर लीजिए कि इस ज़मीन का कहीं पे किसी फ्यूचर में किसी प्लान के लिए अधिग्रहण की प्रस्तावित तो नहीं है, तो ये आप चेक कर लीजिए। अब देखिए, जो भी आप भुगतान करें वो भुगतान आप या तो डिमांड ड्राफ्ट करें, या ऑनलाइन करें, नेफ्ट के थ्रू करें, आरटीजीएस के थ्रू करें, ताकि किसी प्रकार की अगर आपने अनऑफिशियल लेन देन किया और कल को कोई लैंड में कहीं कोई समस्या हो गई तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि आपने कैश में पैसा दे दिया। तो सलाह ये दी जाती है कि आप जो भी बुकिंग अमाउंट जमा करें या जो भी आप डील करें, वो आप या तो ऑनलाइन नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू करें, या उसको डिमांड ड्राफ्ट दे दें, ताकि पूरी जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसमें क्लैरिटी रहे। और जैसा मैंने पहले बताया कि अगर उस प्लॉट पे कोई लोन है, अगर लोन उसने अदा कर दिया है, तो एक बैंक रिलीज सर्टिफिकेट देता है, तो भी आप चेक कर लीजिए। अब देखिए, बहुत ये जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लॉट लोकेशन। एक तो आपको कागज पे मिल रहा है कि भाई कहाँ पे एरिया है, कहाँ है, सब आपको मैप पे खुद दिखाया जा रहा है। आप खुद जाइए मौके पर और देखिए फिजिकली वो लैंड की लोकेशन क्या है। ऐसा ना हो कि बताए कहीं और मौके पे ज़मीन कहीं और हो, तो ये चेक कर लीजिए। अब आपको वहाँ देखना क्या क्या है, एक्चुअल लोकेशन, एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़। अब अगर देखिए कोर एरिया में है, म्यूनिसिपल एरिया में है, तो म्यूनिसिपल एरिया में तो सब एमिनिटीज़ रहती हैं। लेकिन अगर म्यूनिसिपल एरिया के बाहर है या एक्सटेंडेड म्यूनिसिपल एरिया में है, तो वहाँ ये देख लीजिए स्टेटस ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई। तो देखिए पाइप्ड वाटर सप्लाई या तो जो जल संस्थान का या म्यूनिसिपल बॉडी का, वहाँ पे वाटर सप्लाई का कोई वहाँ पे लाइन बिछी होगी, पाइप्ड वाटर सप्लाई की व्यवस्था है कि नहीं। या अगर पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है, जो डेवलपर है उसने ही कहीं एक ट्यूबवेल लगवा के वहाँ ओवरहेड टैंक बना दिया है कि साहब हम आपको सप्लाई यहाँ से देंगे, या वो कहे साहब यहाँ पे पानी बहुत है, आप घर में बोरिंग करके समरसेबिल लगा के आप उससे पानी दीजिए। तो आपको ये देखना है कि उस प्लॉट में, उस एरिया में ग्राउंड वाटर की सिचुएशन क्या है, क्योंकि शहर के बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो कि जो जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है वो नोटिफाई करता है कि कौन कौन से एरिया रेड जोन में आते हैं। रेड जोन यानी गर्मियों में जहाँ पानी का लेवल बहुत नीचे हो जाता है और वहाँ पे हैंड पंप और समरसेबल पंप भी फेल हो जाते हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए कि अगर वहाँ पे पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है, यानी जो जल संस्थान का या नगर निगम का अगर पाइप नहीं बिछी है वहाँ पर,
तो जो अगर भूजल है, ग्राउंड वाटर का स्थिति क्या है वहाँ पे पर्याप्त पानी भूजल का उपलब्ध है कि नहीं? क्योंकि जब सभी लोग बोरिंग कराएँगे, सभी लोग सबमर्सिबल पंप लगाएँगे, सभी जगह पानी का दोहन होगा। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ आने वाले सालों में पता लगा पानी का जो ग्राउंड वाटर का वो नीचे चला जाए और पानी ना मिले, तो ये चेक करिए। दूसरा है रोड की चौड़ाई, अप्रोच रोड। रोड आपके प्लॉट के सामने जो प्लॉट का जो पहुँच मार्ग है वो कितना चौड़ा है। ऐसा ना हो कि बनने के बाद पता लगा आपके मकान तक, आपके प्लॉट तक गाड़ी ही नहीं जा पा रही है। फिर आप ट्रक कोई आएगा सामान लेकर, तो पता लगा वहाँ तक ट्रक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये देखिए। सीवेज, जो शौचालय का जो डिस्पोज़ल है उसकी क्या व्यवस्था है? क्या सीवर लाइन कोई आस-पास से गुज़री है? सीवर लाइन नहीं गुज़री है तो अगर सेप्टिक टैंक की व्यवस्था है तो आसपास जो जो एफएसटीपी है यानी फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट का जो प्लांट है वो कितना दूर है, उसकी क्या व्यवस्था है। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। देखिए जब कॉलोनी बसेगी, लोग रहना शुरू होंगे, तो लोगों के घर से कूड़ा निकलेगा, वो कूड़ा कहाँ इकट्ठा होगा, कहाँ जाएगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, आसपास के एरिया में क्या व्यवस्था वहाँ हो रही है। देखिए अभी तो नहीं लगता, अभी तो सब अच्छा दिखता है, लेकिन जब लोग रहना शुरू कर देंगे तब ये समस्याएं आती हैं। पता लगा कूड़े के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा गया और कहीं सड़क के इस किनारे कूड़े का ढेर लगा है, कहीं वहाँ कूड़े का ढेर लगा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी आप देख लीजिए। फिर देखिए कि ऐसा तो नहीं कि कभी-कभी होता है कि शहर के बाहर पूरे शहर का कूड़ा कहीं हाईवे किनारे इकट्ठा हो रहा है, पूरा गार्बेज का पूरा हीप लगा हुआ है। तो ये भी चेक कर लीजिए कि आपका जो प्लॉट है वो कहीं किसी ऐसा तो नहीं कि किसी बहुत बड़े कूड़े घर के पास में हो, जहाँ पे कूड़े का डंप हो, डंप साइट हो। और ये चीज़ देखिए कि जो हाई टेंशन वायर्स आपके घर के ऊपर से जो बिजली का जो हाई टेंशन वायर है वो तो नहीं गुजरा हुआ है, वो भी एक दिक्कत है। एक और चीज़ देखने की है कि आप ये देखिए कि जो आपका जो मकान बनाने जा रहे हैं वो एयरपोर्ट के बहुत अगर नज़दीक अगर होगा तो मकान तो आप बना सकते हैं, बट अगर उसकी आप हाइट बढ़ाना चाहें या आप चाहें कि हम अपने छत पर कोई टेलीकॉम का टावर लगवा दें कुछ उससे कॉमर्शियल गेन के लिए, तो अगर वो एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के अंदर होगा तो आपको वहाँ से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वो कहलाता है एयरपोर्ट का फनल एरिया, या कोई एयरफोर्स का स्ट्रिप हो या जो कॉमर्शियल एयरपोर्ट होते हैं, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। तो आप इन सब चीज़ों के लिए चाहें तो किसी लाइसेंस सर्वेयर को लगा लें, जो कि आपको एक ये भी देख ले कि जो आपके प्लॉट की साइज़ क्या है, एग्जैक्ट चौहद्दी क्या है, ताकि आप मेज़रमेंट करके उसका वहाँ पे बाउंड्री वॉल या तो बनवा दें या कुछ ऐसे निशान पत्थर लगवा दें ताकि फ्यूचर में कोई इसका डिस्प्यूट ना हो कि पता लगा पड़ोसी का था, हमारा तो प्लॉट यहाँ तक है, तो फिर वहाँ विवाद होगा या कुछ एनक्रोचमेंट हो सकता है, तो इससे भी बचने की आवश्यकता है। एक और चीज़ है, जैसे एक एक मैंने आपको गर्मी की समस्या बताई कि आप देख लीजिए कि वहाँ पानी की उपलब्धता क्या है, ग्राउंड वाटर की। जब बरसात आती है तो बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जो लो लाइंग होते हैं, वो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो अगर बरसात में भी इस प्लॉट का एक बार निरीक्षण कर लीजिए कि जब पानी बरसता है तो आपके प्लॉट के आसपास में, आपके कॉलोनी में पानी का जल भराव कितना हो रहा है, पानी जो रेन वाटर है उसके निकलने की समुचित व्यवस्था है या नहीं है। आसपास के लोगों से पूछकर और खुद बरसात में जाके कि उस प्लॉट में जल भराव की समस्या तो नहीं है, कि पता लगा क्योंकि अभी नाली वाली बनी नहीं है, कहाँ से पानी निकलेगा, और आपने वहाँ मकान बनवा लिया और पता लगा बरसात में आपका पूरा नींव में आपका पानी भर गया, तो ये देख लीजिएगा। अब और वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनवा के वहाँ एक बोर्ड आप लगवा दीजिए कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना रहे। तो ये साथियों, ये हमारा आज का, जब आप लैंड परचेज करने जाएं शहर में तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतें, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट चेक करें, किस प्रकार आप फिजिकल वेरिफिकेशन करें, कहाँ कहाँ से आप जाके किन किन ऑफिस में आपको जाके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है, ये मैंने आपको सारा विस्तार से साथियों बताया है। साथियों, ऐसे ही उपयोगी मैं वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप तो मेरी सारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी और आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूरा लाभ मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और आप बस आपका सपोर्ट बना रहेगा साथियों, तो मैं अर्बन एरिया के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, सिटीजन से जुड़े हुए शहर में क्या क्या योजनाएं आने वाली हैं वो मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। साथियों, मेरे जो चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अब तक जितने भी वीडियो अब तक रिलीज़ हुए हैं
उसका लिंक है। आप अगर जाके देखेंगे, आप लिंक पे जो भी आप देखना चाहें, आप देखेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।